सुपर प्राइम टाइम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। सबसे पहले आपको बता दें, रूस यूक्रेन जंग पर इटली के प्रधानमंत्री का बयान सामने आया। यूक्रेन से युद्ध खत्म करे रूस, ये कहना है प्रधानमंत्री मेलोनी का। शांति समझौते को मानना रूस के हित में, वरना रूस को करना पड़ेगा सरेंडर, ये जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से कहा गया है। और एक और बड़ी खबर, मिडिल ईस्ट सुलग रहा है, लाल सागर धधक रहा है और भूमध्य सागर से इजरायल की घेरेबंदी की गई है, जबकि लेबनान की तरफ से इजरायल पर लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। हमास के बाद हिजबुल्लाह ने ऐलान कर दिया है, जब तक इजरायल से इंतकाम पूरा नहीं होता इसी तरह इजरायल में तबाही मचाते रहेंगे। 7 अक्टूबर के बाद पहली दफा हिजबुल्लाह ने इतना बड़ा अटैक किया, बल्कि उत्तरी इजरायल में घुसकर तबाही मचाई है। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसने मैतुल्ला टाउन के बाहरी इलाके पर कब्जा कर लिया है, यानी गाजा बॉर्डर के बाद लेबनान बॉर्डर पर भी इजरायल के लिए बड़ा संकट है। इस बीच लाल सागर से हूती और इराक सीरिया में दूसरे ईरानी प्रॉक्सी तबाही का जलजला लाने वाले हैं। जैसे ही हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह का फरमान हुआ, वैसे ही हिजबुल्लाह लड़ाके एक्शन में आ गए। और फिर उत्तरी इजराइल में इतनी तबाही मचाई, जिसके बाद ऐसी तस्वीरें सामने आई। हिजबुल्लाह इजराइल में जंग शुरू हो चुकी है। ईरान से हथियार मिलने के बाद हिजबुल्लाह और ज्यादा खूंखार हो चुका है, इसलिए वो इन इलाकों को टारगेट कर रहा है जहां यहूदियों की बस्तियां हैं। साथ ही आईडीएफ के मिलिट्री ऑपरेशन को तहस नहस करने के लिए एक एक करके इजरायली फौज के सैन्य ठिकानों पर रॉकेट दाग रहा है। यह इजराइल का सबसे ऊंचाई पर बना एयरबेस माउंट मेरॉन है। लेबनान की तरफ से माउंट मेरॉन पर इतनी जबरदस्त एयर स्ट्राइक की, जिससे पूरा एयरबेस तबाह हो गया। यह उसी हमले का वीडियो है। इजराइल के बायाद में भारी तबाही मचाई। यहां कई सैन्य ठिकाने हिजबुल्लाह के निशाने पर पहले से ही थे। जबकि उत्तरी बॉर्डर में पड़ने वाले वेस्ट ब्रिगेड के हेडक्वार्टर पर लेबनान की तरफ से ड्रोन दागे गए। इस वीडियो को खुद हिजबुल्लाह ने जारी किया है। देखिए कैसे टारगेटेड अटैक किए गए। इजराइल के लेबनान के पास लगते इलाकों में आग लग गई। उसके बाद भी हमले रुके नहीं। आग इतनी भयंकर लगी थी कि आसपास के जंगलों तक में फैल गई, जिससे इजराइल को जबरदस्त नुकसान हुआ। गाजा युद्ध के बाद यह पहली बार है जब हिजबुल्लाह ने इतने बड़े हमलों को अंजाम दिया है और इससे भी बड़े हमलों की धमकी दी। दरअसल अपने 4 कमांडरों के मारे जाने से आग बबूला है, जो इजराइल की एयर स्ट्राइक में मारे गए थे। तालिब सामी अब्दुल्ला, चीफ कमांडर नासिर यूनिट। मोहम्मद हुसैन साबरा, डिप्टी कमांडर नासिर यूनिट। हुसैन कासिम हामिद, हिजबुल्लाह का कमांडर। अली सलीम सुफान, हिजबुल्लाह का कमांडर। इन्हीं चारों कमांडर ने इजराइल पर बड़ी स्ट्राइक की तैयारी की थी।
जब ये बॉर्डर से 10 किलोमीटर दूर हिजबुल्लाह के कैंप में सीक्रेट मीटिंग कर रहे थे, तब आईडीएफ ने बमबारी में इन्हें मार गिराया। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह ने बड़े हमलों का फरमान जारी कर दिया और बॉर्डर इलाकों में जमकर तबाही मचाई। खासकर के किरियत शिमोना और मेदुला में यहूदी कॉलोनियों पर रॉकेट बरसाए गए। इसके अलावा गोल्डन हाइट्स पर भी हिजबुल्लाह लड़ाकों ने इजराइल की मिलिट्री पोस्ट पर हमला किया। साथ ही दूसरे ईरानी प्रॉक्सी की मदद के लिए हिजबुल्लाह ने लड़ाके भेज दिए, जिससे इजराइल पर कई तरफ से हमले किए जा सके। यानी हिजबुल्लाह ने मेतुला मिशन शुरू कर दिया है। इजराइल में जबरदस्त विध्वंस मचाया है। इस हमले में सबसे ज्यादा तबाही इजराइल के आखिरी टाउन मेतुला में हुई है, जो लेबनान बॉर्डर पर पड़ता है। उत्तरी बॉर्डर पर मेतुला लेबनान से 3 तरफ से घिरा हुआ है, इसीलिए मेतुला पर हिजबुल्लाह का जबरदस्त रॉकेट स्ट्राइक हुआ है। 35% इलाके पर कब्जा करने का दावा हिजबुल्लाह ने किया है। हिजबुल्लाह ने यहूदी रिहायशी इलाकों को टारगेट किया है, जिसमें 1976 में हुए मेतुला सेटलमेंट के वक्त बने 190 से ज्यादा घर तबाह हो गए। जबकि अभी भी हिजबुल्लाह लड़ाके मेतुला में घुसकर आईडीएफ सैनिकों से आमने सामने की जंग लड़ रहे हैं। और आपको बता दें कि यूक्रेनी हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी बॉर्डर को दहला दिया है, जिसके बाद इजराइल में वॉर कैबिनेट की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई और लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने के लिए एयर स्ट्राइक करने के लिए कहा गया। इसके बाद दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह ठिकानों पर इजराइल के फाइटर जेट बम बरसाने लगे। इसके अलावा मिसाइल स्ट्राइक भी की गई। बॉर्डर पर घुसपैठ की कोशिश में आए लड़ाकों पर आग के गोले बरसाए गए, जिससे उन्हें बैकफुट पर धकेला जा सके। एक तरफ हिजबुल्लाह तबाही मचा रहा है, दूसरी तरफ हूती ने लाल सागर में पश्चिमी देशों के जहाजों को फिर से निशाना बनाना शुरू कर दिया है। हूती ने यूक्रेन के कार्गो शिप वर्बेना पर हमला किया, जिससे जहाज डूब गया। इसके अलावा ग्रीस का एमवी ट्यूटर जहाज भी हूती के हमले के बाद डूबने लगा। यानी हिजबुल्लाह और हूती की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है, खासतौर से ईरान से मदद मिलने के बाद। वैसे हथियार रूस से भी मिल रहे हैं। ऐसी स्थिति में इजराइल को दहलाने के लिए लगातार हमले किए जा रहे हैं। इजराइल को तबाह करने के लिए हमास, हूती और हिजबुल्लाह का गठबंधन तैयार हो चुका है, जिससे ईरानी प्रॉक्सी एकजुट होकर हमले कर रहे हैं। इस वक्त प्रॉक्सी संगठनों के पास 10 लाख रॉकेट, 80,000 मिसाइल और 3 लाख से ज्यादा लड़ाके हैं। इन लड़ाकों ने सीरिया, इराक में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। साथ ही इजराइल पर भी मिसाइलें दागी, जबकि लेबनान, यमन और गाजा से भी इजराइल पर हमले किए जा रहे हैं, जिससे इजराइल एक बड़े संकट में घिर गया है। उधर इजराइल को शिकंजे में फंसता देख अमेरिका ने लाल सागर में हूती के दबदबे को खत्म करने का प्लान तैयार किया है। अब अमेरिका यमन में मौजूद हूती ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले करने वाला है। दूसरी तरफ इजराइल को सैन्य मदद भेज रहा है, जिससे वो लेबनान में हिजबुल्लाह का खात्मा कर सके। जबकि गाजा में इजराइल हमास के खिलाफ जल्द ऑपरेशन खत्म करने का दावा कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेनी सेना के ठिकानों पर रूस की एयर स्ट्राइक हुई है। FAB और ODAB बम से रूस का भीषण अटैक हुआ है। रूसी बमबारी में यूक्रेन के दर्जनों सैनिकों की मौत हो गई। और G7 बैठक और उसके बाद यूक्रेन पर शांति वार्ता में ज़ेलेंस्की को कई देशों से भरोसा मिला है। इसका असर वॉर जोन में भी दिख रहा है। यूक्रेन लगातार रूस पर हमले कर रहा है। यूक्रेन के
ड्रोन रूसी सैनिकों का संहार कर रहे हैं। इस बीच यूक्रेन की आर्टिलरी के शेल का भंडार पहुंच चुका है और यूक्रेन रूसी सैनिकों को रोकने में कामयाब हो रहा है। नेटो देशों से हथियारों का जखीरा आने तक ज़ेलेंस्की ने युद्ध की नई रणनीति तैयार कर दी है, जिसके तहत यूक्रेनी फौज बहुत सावधानी से युद्ध लड़ रही है। शुक्रवार की रात यूक्रेन से रूस के कई शहरों पर हमले हुए, लेकिन शनिवार की रात यूक्रेन की तरफ से हमले की एक भी कोशिश नहीं हुई। अचानक जमीन से आग की लपटें निकलने लगी। पता चला यहां से जमीन के भीतर एक गैस पाइपलाइन गुजर रही है। बेहद सुरक्षित तरीके से तैयार पाइपलाइन में आग कैसे लगी, यह एक रहस्य है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा है कि यह यूक्रेनी एजेंट्स का हमला हो सकता है, लेकिन रूस का दावा है कि ज्यादा गर्मी की वजह से पाइपलाइन में आग लगी। गर्म मौसम में पाइपलाइन में दबाव बढ़ जाता है। गैस पाइपलाइन में आग हमला नहीं बल्कि हादसा है। स्थानीय लोगों का दावा है कि एक नहीं बल्कि 2 जगहों पर धमाके हुए। हालांकि रूस के इस इलाके में इन दिनों 30 डिग्री तापमान है। लेकिन अहम है कि यह पाइपलाइन रूस से यूक्रेन के रास्ते मध्य और पश्चिमी यूरोप तक प्राकृतिक गैस पहुंचाने के लिए बनाए गए नेटवर्क से जुड़ी। यूक्रेन पर शक इसलिए है क्योंकि रूस की कई गैस पाइपलाइन और ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया जा चुका है। यूक्रेन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन एक दिन पहले 87 ड्रोन से हमला करने वाले यूक्रेन के तेवर में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला है। यूक्रेन बाखमुत इलाके में हमले कर रहा है। चासव यार में भी रूसी सैनिकों पर हमले हुए। वोवचेंस्क में रूस के 400 सैनिकों की मौत हुई। डोनेस्क में 2 रूसी सेना के कई हथियार तबाह कर दिए गए। युद्ध के बीच रणनीति भी अहम है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि G7 और पीस समिट में ज़ेलेंस्की को जो भरोसा मिला है, उसके बाद यूक्रेन की युद्ध नीति में थोड़ा बदलाव नजर आ रहा है। गोला बारूद के इंतजार के बीच यूक्रेनी सेना ने अलग रणनीति तैयार की है। जिसके तहत यूक्रेनी सैनिक बार बार झुक रहे हैं, यानी यूक्रेनी सैनिक कमजोर बन रहे हैं, लेकिन यूक्रेनी सैनिक मोर्चा नहीं छोड़ रहे। ज़ेलेंस्की के आदेश के मुताबिक यूक्रेनी सैनिक जानबूझकर जगहों पर पीछे हट रहे हैं, बड़े हमले नहीं कर रहे, ताकि रूसी सेना को यकीन रहे कि वो मजबूत है और आने वाले समय में आसानी से जीत हासिल कर लेंगे। लेकिन यह सब ज़ेलेंस्की की रणनीति है, जिसके तहत रूसी सैनिकों को लंबे वक्त तक उलझाए रखना है। रूसी सैनिकों को उकसाने वाला एक्शन नहीं लेना है। नाटो देशों से हथियार आने तक यूक्रेनी सेना बैकफुट पर रहेगी। यूक्रेनी कमांडर्स और अधिकारियों के मुताबिक यूक्रेन के कुछ इलाके छोड़ने की वजह से यूक्रेन बेहतर सुरक्षित इलाकों से लड़ने में सक्षम हो गया है। यानी अभी भले ही रूसी फौज कुछ इलाकों में जीत की खुशियां मना रही है,
लेकिन आने वाले वक्त में यूक्रेनी सेना वहां बड़ा प्रहार करने की तैयारी में है। इसी नीति के तहत खार्किव और डोनेस्क में भी जंग चल रही है। डोनेस्क में रूस लगातार हमले कर रहा है। यूक्रेनी फौज लगातार मुकाबले में बनी हुई है। कुछ इलाकों में रूसी सेना को बढ़त मिली है, लेकिन डोनेस्क में यूक्रेनी डिफेंस लाइन नहीं टूटी है। खार्किव में भी रूसी सेना आगे नहीं बढ़ पा रही है। फिलहाल यूक्रेनी फौज की आर्टिलरी आग उगल रही है। नाटो देशों से शेल की सप्लाई होने के बाद यूक्रेनी फौज बेहद मजबूत है। आर्टिलरी के जबरदस्त प्रहार की वजह से ही रूसी सेना के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो रहा है। और डोनेस्क में रूसी सेना ने पूरी ताकत झोंक दी है। डोनेस्क के प्रोक्रोवस्क इलाके में रूस ने एक दिन में 41 बार हमले किए हैं, लेकिन फिर भी रूसी सेना कोई खास कामयाबी रूसी सेना को नहीं मिली है। डोनेस्क के लीमन इलाके में भी रूसी सेना यूक्रेनी फौज को पीछे करने के लिए हमले कर रही है। यहाँ एक दिन में रूस की तरफ से 16 बार हमले हुए, लेकिन यूक्रेनी सेना मोर्चे पर डटी रही। डोनेस्क के सिवरेस्क इलाके में भी लगातार गोलीबारी चल रही है। यहाँ यूक्रेनी फौज रूस के 13 हमलों को नाकाम करके मोर्चे पर कायम है। वहीं रूस का खार्किव मिशन भी अधूरा है। वोवचेस में यूक्रेनी फौज ने जो डिफेंस लाइन तैयार की है, उसे भेद पाना बेहद मुश्किल है। यूक्रेन के सैनिक डटकर मुकाबला करने के साथ पलटवार भी कर रहे हैं। खार्किव के वोवचेंस्क में जबरदस्त जंग में यूक्रेन की बढ़त हासिल करने की वजह है अमेरिकी गाइडेड बम। ये वोवचेंस्क का एक कारखाना है। यहां रूस ने कब्जा जमा लिया था और इसमें करीब 400 रूसी सैनिक रह रहे थे। अमेरिकी गाइडेड बम के सटीक निशाने से यूक्रेन ने पूरी इमारत को उड़ा दिया। इस हमले में रूस के 400 सैनिकों की मौत हो गई। यूक्रेनी आर्मी चीफ का दावा है कि रूस के सैनिक जहां भी छिपे हैं, वहां हमले किए जा रहे हैं। अमेरिका गाइडेड बम के साथ ही ड्रोन से ग्रेनेड ड्रॉप किए जा रहे हैं। आत्मघाती ड्रोन से भी रूस के सैन्य वाहनों और ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। देखिए यूक्रेनी ड्रोन से छिपने के लिए रूसी सैनिक कैसे छिपे हैं। ये रूसी सैनिक यूक्रेनी हमले से बचने के लिए घास और पानी में लेट गए थे, लेकिन यूक्रेन की 47वीं ब्रिगेड के ड्रोन ऑपरेटर्स ने इन्हें भी तलाश लिया। अब दिव्का में भी यूक्रेन के हमलों की शुरुआत हो चुकी है। यहां रूस के टैंक और बख्तरबंद वाहनों पर हमले हो रहे हैं। इस इलाके में यूक्रेन के एंटी टैंक माइन से भी तबाही मच रही है। यूक्रेनी फौज यहां से निकलने से पहले बहुत बड़े इलाके में बारूदी सुरंग लगाकर गई है। यूक्रेन की ड्रोन शक्ति इस वक्त रूस के लिए सबसे अधिक घातक साबित हो रही है। यूक्रेन के ड्रोन ऑपरेटर्स दूर रहकर भी सटीक हमले करने में कामयाब हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त इजराइल गाजा युद्ध से जुड़ी हुई बड़ी खबर। IDF के खीर बेतमार बेस पर जबरदस्त अटैक हुआ है। इजरायली बेस पर हिजबुल्लाह की ड्रोन स्ट्राइक हुई है। हिजबुल्लाह ने हमले से जुड़ा वीडियो भी जारी किया। और बीते 48 घंटे से यूक्रेन लगातार दहल रहा है। यूक्रेन के आधा दर्जन से ज्यादा प्रांत, कई शहरों में रूसी ड्रोन और मिसाइल गदर मचा रहे हैं। यूक्रेनी सैनिकों को बलि ले रहे हैं। यूक्रेनी सेना को सरेंडर करने पर मजबूर कर रहे हैं। और जानते हैं इस बार पुतिन ब्रिगेड ने यूक्रेन विनाश की पटकथा किस हथियार से लिखी, तो वो है रूसी डिफेंस की KH सीरीज, जिसे बनाया तो सोवियत दौर में,
लेकिन उसका असली इस्तेमाल आज की तारीख में पुतिन कर रहे हैं, वो भी बारूदी बम वर्षकों के जरिए। आखिर कैसे, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रांत, 17 शहर और 38 इलाके। जहां रूसी सेना ने 400 से ज्यादा विस्फोटक हमले किए। यूक्रेनी सेना में कोहराम मचा दिया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को सन्न कर दिया। जिस अंदाज में बीते 24 घंटों से यूक्रेन धधक रहा है, जिस तरीके से यूक्रेन के अलग अलग प्रांतों, जिलों और शहरों में विनाश लीला दिखाई दे रही, उससे सिर्फ कीव ही नहीं बल्कि नाटो हेडक्वार्टर से लेकर पेंटागन तक में खलबली मची हुई। हैरान करने वाली बात यह है कि कुछ वक्त पहले यूक्रेन ने दावा किया था कि वो वेस्ट से मिले हथियारों के दम पर पुतिन की ब्रिगेड को सरेंडर करने पर मजबूर करेगा, लेकिन ज़ेलेंस्की ब्रिगेड एक्शन में आती उससे पहले ही पुतिन ने अपनी जंगी सनक के चलते यूक्रेन के कोने कोने में तबाही मचा दी। इतना बम गोला बारूद बरसा, ऐसा बारूदी बवंडर उठा जिसकी कल्पना भर से ही रूह कांप जाए। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो यूक्रेन में तबाही मचाने के लिए, बारूदी विनाश का भीषण ट्रेलर दिखाने के लिए रूसी डिफेंस ने KH सीरीज की क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया। रूस ने हाइपरसोनिक किंजल मिसाइल से यूक्रेन पर अटैक किया। दावा है कि बीते 30 दिनों में रूस 3500 मिसाइलें दाग चुका है। आपको बता दें कि 48 घंटे पहले रूस ने यूक्रेन पर कामिकाजी ड्रोन, गाइडेड एरियल बम और मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमले किए थे। लेकिन दावा किया जा रहा है कि खासकर रूसी डिफेंस यूक्रेन को दहलाने के लिए क्रूज मिसाइलों को इस्तेमाल कर रहा है, वो भी KH सीरीज की। आखिर क्यों, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप रूसी डिफेंस के बारूदी जखीरे में मौजूद KH सीरीज मिसाइलों की ताकत और खासियत के बारे में जान लीजिए। वैसे मौजूदा वक्त में रूस KH-55, KH-101 और KH-555 क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है। इन सभी मिसाइलों को सोवियत दौर में तैयार किया गया। आखिर कैसे ये मिसाइलें वॉर जोन की विनाशक शिकारी बनी, ये भी जान लीजिए। KH सीरीज की सभी मिसाइलें हवा से दागे जाने वाले ब्रह्मास्त्र हैं। रूसी डिफेंस की मिसाइल 200 किलोटन के वॉरहेड दागने में सक्षम है। KH सीरीज वाली मिसाइलों की मारक क्षमता करीब 2500 से 3000 किलोमीटर तक की है। इस विध्वंसक मिसाइल का कुल वजन करीब 1650 से 2400 किलो तक के बीच में होता है। इन मिसाइलों के जरिए थर्मोन्यूक्लियर या फिर कन्वेंशनल वॉरहेड भी दागे जा सकते हैं। KH सीरीज की सभी मिसाइलों में इनर्शियल गाइडेंस और डॉपलर रडार लगे होते हैं। अस्सी के दशक में KH सीरीज की क्रूज मिसाइलें रूसी वायुसेना के बेड़े में शामिल हुई थी और इसका सबसे पहला इस्तेमाल सीरिया सिविल वॉर में रूस ने किया था, वो भी Tu-160 व्हाइट स्वॉन बॉम्बर के जरिए।
और अब इन्हीं KH सीरीज की मिसाइलों से रूसी डिफेंस यूक्रेन के अलग अलग शहरों को निशाना बना रहा है, भीषण तबाही मचा रहा है। जानते हैं क्यों? दरअसल यूक्रेन के पास क्रूज मिसाइलों को रोकने वाला डिफेंस सिस्टम नहीं है। सिर्फ अमेरिकी पेट्रियट मिसाइल सिस्टम ही इन्हें इंटरसेप्ट कर सकता है, लेकिन यूक्रेनी सेना के पास पेट्रियट डिफेंस सिस्टम की मिसाइलें नहीं। दरअसल रूसी डिफेंस लगातार पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को टारगेट कर रहा है, लिहाजा यूक्रेन के पास अब जो भी पेट्रियट सिस्टम मौजूद हैं, उन्हें यूक्रेन ने अपने एयरफील्ड और बड़े शहरों की सुरक्षा में लगा रखा है, जबकि बाकी पेट्रियट डिफेंस सिस्टम मिसाइल क्राइसिस से जूझ रहे हैं। हालांकि यूक्रेन ने अमेरिका से पेट्रियट डिफेंस सिस्टम की मांग की, लेकिन पेंटागन ने अब तक पेट्रियट डिफेंस सिस्टम और उसकी मिसाइलें डिलीवर नहीं की, जबकि पोलैंड ने तो पेट्रियट सिस्टम यूक्रेन को देने से इनकार कर दिया। बस यूक्रेन की इसी लाचारी का फायदा रूसी ब्रिगेड उठा रही और यूक्रेन पर ताबड़तोड़ क्रूज मिसाइलों से प्रहार कर रही। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इस वक्त एक और ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, यूक्रेनी सेना हमले में तबाह हुआ रूस का टैंक। रूसी टैंक पर यूक्रेन का FPV ड्रोन से हमला। अवदीवका में यूक्रेन ने एंटी टैंक माइन बिछाई। और आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध में शांति स्थापना के लिए स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में 2 दिनों की पीस समिट बुलाई गई, लेकिन ये समिट ही विश्व युद्ध छिड़ने का कारण बन सकती है, क्योंकि इस समिट में रूस को नहीं बुलाया गया। और खास बात ये कि समिट में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों न्यूक्लियर सूटकेस के साथ पहुंचे। पीस समिट में जब यूरोप, अमेरिका सहित दुनिया के 101 देश युद्ध के समाधान पर चर्चा कर रहे हैं, उसी वक्त पुतिन ने रूस अपनी न्यूक्लियर सबमरीन ब्रिटेन के पास तैनात कर दी है। सबमरीन के लोकेशन पता लगते ही लंदन में इमरजेंसी डिफेंस मीटिंग शुरू कर दी गई। देखिए कैसे पुतिन की न्यूक्लियर तैनाती से अमेरिका और यूरोप पर खतरा मंडरा रहा है। It is true, peace in Ukraine cannot be achieved without involving Russia. यूक्रेन युद्ध को 2 साल से ज्यादा वक्त बीत चुका है। युद्ध का विस्तार होता जा रहा है और अब इसकी आंच यूरोप के नाटो देशों तक पहुंचने लगी। अमेरिका सहित यूरोप के देश चाहते हैं कि इस वक्त जंग को रोका जाए, ताकि नाटो देशों को लंबे युद्ध की तैयारी का समय मिल सके। यूक्रेन युद्ध का समाधान निकालने के लिए अमेरिका ने पीस समिट बुलाई। 15-16 जून यानी 2 दिनों की समिट स्विट्जरलैंड के बर्गेनस्टॉक में की गई। इस समिट में 101 देशों के नेता शामिल हुए। समिट में यूरोप के सभी नेताओं ने अपनी राय जाहिर की। हालांकि समिट में रूस को नहीं बुलाया गया। ज़ेलेंस्की ने समिट के मंच से रूस को युद्ध का दोषी बताया। ज़ेलेंस्की ने भाषण के बाद अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। समिट में फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, सऊदी अरब, जर्मनी, यूरोपियन यूनियन, केनिया और तुर्की सहित 101 देशों के नेताओं ने भाषण दिए। स्विट्जरलैंड सहित कई देशों ने स्पष्ट कहा कि शांति 2 पक्षों के बीच में होनी है। बिना रूस की मौजूदगी के इस समिट का उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता है। समिट का उद्देश्य है शांति स्थापना।
लेकिन इस समिट में शामिल होने पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो न्यूक्लियर ब्रीफकेस के साथ पहुंचे। मैक्रो के साथ चलते सुरक्षा अधिकारियों के हाथ में न्यूक्लियर ब्रीफकेस नजर आए। मैक्रो के इस कदम को रूस के लिए चेतावनी कहा जा रहा है। लेकिन समिट से पहले ही रूस ने अमेरिका से लेकर यूरोप तक परमाणु घेराबंदी कर दी है। पुतिन ने सागर में अपनी न्यूक्लियर सबमरीन उतार दी है। पुतिन ने यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने और रूसी संपत्ति को सीज करने का प्रतिशोध शुरू कर दिया और इसीलिए धरती के अलग अलग इलाकों में परमाणु तैनाती कर दी। रूस की एक न्यूक्लियर सबमरीन यूनाइटेड किंगडम के तट के करीब पहुंच गई। यासेन क्लास की सबमरीन कजान की जानकारी यूके के टोही विमान पोसाइडन P8 से मिली। ये सबमरीन स्कॉटलैंड के वेस्ट कोस्ट से 112 किलोमीटर दूर है। सबमरीन पर हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइलें ज़िरकॉन तैनात हैं। सबमरीन की लोकेशन मिलते ही ब्रिटेन में हड़कंप मच गया। न्यूक्लियर सबमरीन ब्रिटेन के फासलेन न्यूक्लियर बेस के पास मंडरा रही है। सबमरीन की जानकारी जॉइंट हेडक्वार्टर नॉर्थवुड को दी गई। स्विट्जरलैंड रवाना होने से पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने रक्षा मंत्रालय की आपात बैठक बुलाई। अमेरिका के बाद ब्रिटेन के पास न्यूक्लियर सबमरीन की तैनाती पुतिन की नाटो को सीधी चेतावनी है। कजान के साथ साथ पुतिन ने समंदर में एक और नई सबमरीन उतार दी है। यह रूस के नेवल बेड़े की सुपर सबमरीन है जो भूमध्य सागर से नॉर्थ सी तक गश्त लगा रही है। रूस की इस नई सबमरीन का नाम अर्खांगेल्स्क है। यह न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल सबमरीन है। इस पर ज़िरकॉन न्यूक्लियर हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं। कैलिबर और ऑनिक्स क्रूज मिसाइल भी तैनात हैं। रूस ने अब तक की सबसे बड़ी न्यूक्लियर तैनाती कर दी है और इसके साथ ही भूमध्य सागर में मिस्र के साथ नेवी ड्रिल भी शुरू कर दी है। रूस ने अमेरिका और यूरोप को पूरी तरह परमाणु व्यू में घेर लिया है। रूस ने 13 जून को क्यूबा के तट पर कजान क्लास सबमरीन और एडमिरल गोर्शकोव को तैनात किया। इसके बाद 15 जून को स्कॉटलैंड के नजदीक कजान क्लास न्यूक्लियर सबमरीन तैनात कर दी। अब भूमध्य सागर में नेवी ड्रिल शुरू करके पूरे यूरोप पर हमले की तैयारी पूरी कर ली है। बाइडेन ब्रिगेड जहां युद्ध रुकवाने के लिए रूस पर दुनिया का दबाव बढ़ा रही है, वहीं रूस ने अमेरिका सहित पूरे यूरोप के खिलाफ सबमरीन तैनाती करके संदेश दे दिया है कि रूस के हितों पर खतरा हुआ तो परमाणु युद्ध निश्चित है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आपको बता दें कि यूरोप में एक नया युद्ध शुरू होने वाला है जिसमें रूस और G7 आमने सामने हैं, क्योंकि G7 ने ऐलान ये किया कि वो रूस की जब्त संपत्ति की कमाई यूक्रेन को दे देगा। अब पुतिन इसका बदला लेने के लिए बेचैन है, जिसमें G7 देशों की संपत्ति जब्त कर सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो युद्ध का नया मोर्चा खुल जाएगा, जिसमें एपिसेंटर एक बार फिर से यूरोप बनने वाला है।
यूरोप में यूक्रेन रूस के बारूदी युद्ध के बाद अब आर्थिक युद्ध की शुरुआत हो चुकी है। पहले इटली में रूस के खिलाफ अमेरिका ने बड़ा ऐलान किया और स्विट्जरलैंड में यूक्रेन की मदद की घोषणा से यूरोप में तबाही का नया दौर शुरू हो सकता है। पहले यह समझ लीजिए ऐलान क्या है। पहला ऐलान है G7 देश रूस की 4177 अरब रुपए की सीज संपत्ति से होने वाली कमाई यूक्रेन को देंगे। दूसरा ऐलान है अमेरिका यूक्रेन के एनर्जी सेक्टर को ठीक करने के लिए 125 अरब रुपए की मदद करेगा। अमेरिका यूक्रेन को हथियार पहुंचा रहा है, इसी से रूस तमतमाया हुआ है, लेकिन रूस की सीज संपत्ति की कमाई यूक्रेन को दी जा रही है। इससे पुतिन का पारा बढ़ गया है, लेकिन जेलेंस्की का जोश हाई है। जेलेंस्की को एक तरफ नाटो देश हथियार दे रहे हैं, अमेरिका लगातार फंड दे रहा है और अब दुश्मन देश रूस की सीज संपत्ति की कमाई का पैसा भी मिलने जा रहा है। इस पर अमेरिका का साफ कहना है इस तरह की मदद लगातार होती रहेगी। अमेरिका अब खुलकर यूक्रेन का साथ दे रहा है। अमेरिका ने सैन्य कमांडर भी यूक्रेनी फौज की मदद के लिए यूक्रेन भेजे हैं। ऐसे में साफ है कि अमेरिका कभी भी युद्ध में उतर सकता है, लेकिन अमेरिका में इसका विरोध शुरू हो गया है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को इतनी ज्यादा सैन्य मदद पर सवाल उठाया है। डोनाल्ड ट्रंप शायद राष्ट्रपति चुनाव की मजबूरी में ऐसा बयान दे रहे हो, लेकिन पुतिन के सामने ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि वो यूक्रेन की तबाही को लेकर ब्लूप्रिंट तैयार कर चुका है और इस रास्ते में जो भी आएगा वो पुतिन के गुस्से का शिकार हो जाएगा। G7 और अमेरिका द्वारा यूक्रेन की मदद पर रूस ऐसा कदम उठा सकता है जिससे G7 देशों की नींद उड़ सकती है। G7 के ऐलान का जवाब देने की तैयारी रूस कर चुका है। यूक्रेन को 4177 अरब रुपए की सीज संपत्ति की कमाई मिलने के बदले में रूस G7 देशों की संपत्ति सीज कर सकता है, जिसकी कीमत करीब 6934 अरब रुपए है, जो यूक्रेन को मिल रही मदद से 2757 अरब रुपए ज्यादा है। अगर रूस ने ऐसा किया तो यह G7 को रूस का करारा जवाब होगा। हो सकता है G7 के साथ अमेरिका भी बैकफुट पर आ जाए और यूक्रेन अकेला पड़ जाए। इसी मौके की तलाश में रूस है जब वो यूक्रेन का संपूर्ण संहार कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आपको बता दें कि इजराइल और गाजा के युद्ध में राफा में हमास की मौजूदगी का नया सबूत सामने आया है। यहाँ इजरायली सेना के काफिले पर गुरिल्ला प्रहार हुआ। अचानक हुए हमले में इजराइल के 11 सैनिकों की मौत हो गई। माना यह जा रहा है कि इजराइल इस नुकसान का बहुत बड़ा बदला लेना और राफा में भयंकर बमबारी से मौत का आंकड़ा बहुत ऊपर भी जा सकता है। इजरायली सेना ने 245 दिन बाद कुछ बंधकों को छुड़ाने में भी कामयाबी हासिल की है। इजराइल की सेना बंधकों को छुड़ाने के लिए इन दिनों स्पेशल ऑपरेशन भी चला रही है। राफा में हमास का गुरिल्ला प्रहार। हमास लड़ाकों के चक्रव्यूह में फंसी इजरायली सेना। अचानक राफा की एक सड़क पर जोरदार धमाका हुआ और इजरायली सेना के काफिले की गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। हमास के इस हमले में इजराइल के 11 सैनिकों की मौत हुई। राफा में जो भी हुआ उससे जाहिर हो गया है कि गाजा में इतनी बड़ी तबाही के बावजूद
अब तक ना तो हमास का हौसला खत्म हुआ है और ना ही हमास कमजोर पड़ा है। इस हमले के बाद हमास की तरफ से बयान जारी किया गया। हमास ने आईडीएफ से बदला लिया है। नरसंहार की सेना को सजा मिली। आईडीएफ पर हमला इसी तरह जारी रहेगा। रिपोर्ट के मुताबिक ये साफ नहीं हो सका है कि हमास ने इजरायली सेना के वाहन में बम लगाया था या फिर अचानक काफिले में धमाका कराया है। इजराइल में इस बुरी खबर के साथ एक अच्छी खबर भी पहुंची और वो ये कि इजरायली सैनिकों ने एक बंधक को छुड़ाने में कामयाबी हासिल की। ये कामयाबी गाजा में एक रेड के दौरान मिली। इजरायली सैनिकों ने हमास के एक ठिकाने पर छापेमारी की। इसी दौरान इजरायली सेना एक घर में पहुंची। यहां तलाशी के दौरान 26 साल की एक लड़की को रेस्क्यू किया गया। 245 दिन तक हमास की कैद में रहने वाली ये लड़की बेहद डरी हुई थी। इजराइल की सेना ने 26 साल की नोवा अर्गामानी को उसके घर पहुंचा दिया। आईडीएफ की ये रेड नुसीरात शरणार्थी शिविर में हुई। इस वीडियो में जाहिर हो रहा है कि हमास लड़ाके किसी तरह रिहायशी इलाकों में छिपकर अब इजरायली सैनिकों पर रॉकेट दाग रहे हैं। हमास के इन हमलों के बाद इजराइल में कई बैठकें हुई। फिलहाल राफा में इजराइल के बदले का मिशन शुरू हो गया है। राफा में राहत सामग्री आने के लिए हमले रोके गए थे। हमला रोकने के दौरान ही हमास ने सैनिकों पर हमला किया। 11 सैनिकों की मौत से राफा में हमास के ठिकानों पर लगातार प्रहार हो रहे हैं। हमास के हमले से साबित हो गया है कि राफा में बड़ी तादाद में हमास के लड़ाके मौजूद। 11 सैनिकों की मौत के बाद राफा की कई इमारतों पर भारी बमबारी की गई। छुड़ाए गए बंधकों से भी नए सुराग मिलने की उम्मीद। इजरायली विशेषज्ञों की टीम छुड़ाए गए बंधकों से हमास के बारे में जानकारी जुटाने की कोशिश में है। खासतौर से उन लोकेशंस का पता लगाना है जहां बंधकों को रखा गया था। इससे और बंधकों को छुड़ाने में मदद मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आइए आगे बढ़ते हैं। क्या चीन अमेरिका के बीच जंग का आगाज होने वाला है? क्या समंदर में दोनों महाशक्तियों के जल योद्धा टकराने वाले? क्या दक्षिण चीन सागर नया वॉर फ्रंट बनने वाला है? जानते हैं इन आशंकाओं के पीछे की वजह क्या है। चीन की तरफ से जारी किया गया 100 सेकंड का एक प्रोपेगेंडा वीडियो जिसमें कैप्चर है महाविनाश के सबूत। आखिर क्या, देखिए इस खास रिपोर्ट में। कुछ इस अंदाज में दक्षिणी चीन सागर बारूदी कोहराम से थर्रा उठेगा। कुछ इस अंदाज में ड्रैगन के परमाणु बम वर्षक अमेरिकी नौसेना के युद्ध पोतों को तबाह करेगा। कुछ इस अंदाज में जिनपिंग के इंतकाम से महायुद्ध का अलार्म बजेगा। दरअसल ड्रैगन की सेना ने 100 सेकंड का प्रोपेगेंडा वीडियो जारी किया है जिसमें एनिमेशन के जरिए चीनी वायुसेना का विध्वंसक हमला दिखाया गया है, वो भी अमेरिका के युद्धपोतों पर, एयरक्राफ्ट कैरियर पर। एक मिनट 40 सेकंड के इस एनिमेशन वीडियो में जियान H-6J मिसाइल बम वर्षक उड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये परमाणु बॉम्बर YJ-12 एंटी शिप मिसाइल दाग रहे हैं। इस मिसाइल हमले में कई युद्धपोत तबाह होते दिखाए गए हैं। आपको बता दें कि इस वीडियो के जरिए चीन ने दावा किया है कि वो दक्षिण चीन सागर के कॉन्फ्लिक्ट जोन में इसी तरह तबाही मचाएगा। बम वर्षकों के जरिए अमेरिकी नौसेना के युद्धपोतों को तहस नहस करेगा। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि दक्षिण चीन सागर का वो कौन सा कॉन्फ्लिक्ट जोन है जहां चीन और अमेरिका में तनाव बढ़ा हुआ है? वो कौन सा इलाका है जहां अमेरिका ने अपने जंगी बेड़े तैनात कर रखे हैं?
तो आपको बता दें कि साउथ चाइना सी के दक्षिणी पूर्वी इलाके में मौजूद है स्प्रेटली आइलैंड, जो छोटे बड़े 18 द्वीपों और रेतीली पहाड़ों से घिरा है। मौजूदा वक्त में स्प्रेटली आइलैंड दक्षिण चीन सागर का सबसे विवादित इलाका है, क्योंकि इस आइलैंड पर दावा फिलीपींस, मलेशिया और वियतनाम करता है। ताइवान की समुद्री सीमा भी स्प्रेटली आइलैंड के पास मौजूद है, मगर इस आइलैंड पर जबरन कब्जा चीन का है और यहीं पर अमेरिकी युद्धपोत लंगर डाले हुए हैं। चीन ने स्प्रेटली आइलैंड को न सिर्फ हड़प रखा है, बल्कि जिनपिंग की नौसेना हर वक्त इस इलाके की पहरेदारी करती है। ड्रैगन के जंगी बेड़े मिसाइलों और बारूदी हथियारों के साथ 24 घंटे इस पूरे इलाके के चारों तरफ गश्त लगाते हैं। कई बार चीन की नौसेना बड़े बड़े युद्धपोतों के साथ इस आइलैंड पर जंग की रिहर्सल भी कर चुकी है, जिसका मकसद है जापान, ताइवान समेत दक्षिण चीन सागर के तमाम मुल्कों को डराना धमकाना। लिहाजा अमेरिका ने अपने जंगी बेड़ों को स्प्रेटली आइलैंड के पास तैनात किया है, ताकि चीन की विस्तारवादी सोच पर लगाम लगा सके। बस इसी बात से जिनपिंग बौखला चुके हैं और समंदर में अमेरिका से जंग का ऐलान कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और आइए आपको बताते हैं अगली बड़ी खबर। फ्रांस में यूरोपियन यूनियन सदस्यों के लिए वोटिंग हुई, जिसमें दक्षिणपंथी पार्टियों को बढ़त मिली और इसके बाद फ्रांस राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने जल्दी चुनाव का ऐलान कर दिया। फ्रांस के चुनाव में दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली को बढ़त मिलती दिख रही है और इसके खिलाफ फ्रांस में प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। देखिए इन प्रदर्शनों की वजह आखिर है क्या। शनिवार को फ्रांस के बड़े शहरों में 5 लाख लोग सड़कों पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। इनके हाथों में प्लाकार्ड्स पर लिखा गया, सबको आजादी, सबको समानता और सबसे भाईचारा। इसके साथ ही लिखा गया, सरहदें खत्म करो, सबको नागरिकता दो। फ्रांस के गृह मंत्रालय के मुताबिक प्रदर्शन तेज होते जा रहे हैं। प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए 21,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल तैनात करने पड़े। फ्रांस के इन प्रदर्शनकारियों ने दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर दिए हैं। फ्रांस की मजदूर यूनियन, नस्ल भेदी विरोधी संगठन और लेफ्ट विंग के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन की वजह है फ्रांस में दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली का उभार। EU सदस्यों के लिए हुई वोटिंग में दक्षिणपंथी पार्टी नेशनल रैली के कई सदस्य चुनाव जीते और इसके बाद इमैनुअल मैक्रों ने जल्दी चुनाव का ऐलान कर दिया। इन चुनावों में नेशनल रैली की सदस्य मरीन ले पेन की राष्ट्रपति उम्मीदवारी को बढ़त मिल रही है। प्रदर्शनकारियों की चिंता है कि नेशनल पार्टी शरणार्थियों की विरोधी है। मरीन राष्ट्रपति बनने के बाद इमिग्रेशन बिल ला सकती है। इसके तहत शरणार्थियों को देश निकाला दिया जा सकता है। फ्रांस के शरणार्थियों पर मरीन ले पेन खुलकर बोल रही हैं और उनको अपार जन समर्थन मिल रहा है। मरीन ले पेन इस बार राष्ट्रपति पद की दावेदार मानी जा रही हैं और उन्हें मिलता समर्थन देखकर फ्रांस के उदारवादी सक्रिय हो गए हैं। मरीन ले पेन 2012, 2017 और 2022 में फ्रांस के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ चुकी हैं। वो 2011 से 2021 तक नेशनल रैली पार्टी की अध्यक्ष रही हैं। उनकी पार्टी शरणार्थियों को फ्रांस के लिए संकट मानती है। सत्ता में आने पर शरणार्थियों के खिलाफ मरीन कड़े कानून बना सकती है।